Hello, my dear friends. I welcome you all to your own channel, Homeland Academy. My name is Manish, and I'll be teaching you class 9 science. And our chapter today is improvement in food resources. हम आज यहाँ पे फूड रिसोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं और उनके इम्प्रूवमेंट्स क्या हमारे लिए या और बाकी लाइफ स्टॉक्स के लिए आज सारी डिस्कशंस होंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम कि फूड रिसोर्सेस को जब देखा जाए और वो भी अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट में, तो मेनली हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। लगभग 75% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 75% जनता हमारे देश की एग्रीकल्चर से या उससे संबंधित एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है। बट फिर भी क्या हमारा एग्रीकल्चर इतना प्रोड्यूस कर पाता है? क्या इतनी एग्रीकल्चर से रेवेन्यू आती है कि हम उसको, जब प्राइम मूविंग फोर्स की बात करेंगे कि हमारा प्राइम मूविंग फोर्स अगर एग्रीकल्चर है, तो क्या मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारा प्राइमरी सेक्टर से हो रहा है? 3 सेक्टर्स हमारे, बट एक्चुअल में होता क्या है, सर्विस सेक्टर हमको सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करके दे रहा है, प्राइमरी सेक्टर कहीं ना कहीं पीछे है। तो अगर इस तरीके से देखें, हमें अगर अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो या तो हम एग्रीकल्चरल लैंड को इंक्रीज करें, बट हम देखते हैं कि इंडिया में ऑलरेडी बड़ा एक्सटेंसिवली इस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। कोई ज्यादा लैंड बाकी है नहीं जहां पे हम नया एग्रीकल्चर स्टार्ट कर सकें। बट उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन उसी फील्ड पे जो पर हेक्टेयर प्रोड्यूस है वो बढ़ सके। उसके लिए हम डिफरेंट वैरायटीज के सीड्स को मतलब प्रैक्टिस में लाते हैं, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं। थोड़ा सा इरिगेशन वगैरह पे हम फोकस करते हैं, बढ़िया सिंचाई व्यवस्था कर सकी जाए। या अगर आप कह लीजिए तो हमने कई बार ऐसा मतलब कोशिश किया है कि जो पेस्ट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया है, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसका एग्जांपल आप बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल देखते हो, जो बैसिलस थेरेनजेनेसिस जो बैक्टीरिया से आपका जो इनबिल्ट है उसका मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी उससे रिपेलेंट रहता है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हम करते हैं। हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हम इतना प्रोड्यूस कर ले जाएं कि हमारा अपना जो कंट्री है वो तो ऑलरेडी हंगर फ्री हो जाए, सबको मतलब सबके प्लेट में खाना हो, प्लस हम कुछ एक्स्ट्रा भी जनरेट कर पाए जिसको हम एक्सपोर्ट वगैरह करके कुछ एडिशनल इनकम भी जनरेट कर सके। हमारे जो सरकार है हमारी, उसकी भी यही कोशिश रहती है कि देखिए जब 70 से 75% जनता हमारी एग्रीकल्चर में ही है, तो हम कुछ ऐसा करें जिससे उनका जो इनकम है वो इंक्रीज हो। अगर आप उस 75% जनता की इनकम को इंक्रीज कर पाते हैं तो आप समझिए कि ऑलरेडी इंडिया को आप बहुत ज्यादा कैपेबल कर देंगे। वो उसके बाद जो है अगले जो सेक्टर्स हैं उनकी इंप्रूवमेंट नेचुरली हो जाएगी, क्योंकि देखिए जिस साल आपका क्रॉप अच्छा होता है उस साल अपने आप जो मार्केट के डिमांड्स है वो बढ़ जाते हैं। किसी किसान का अच्छा प्रोड्यूस हुआ है तो वो ऑलरेडी चाहेगा कि बाइक्स ले ले, टीवी खरीद ले या और बाकी अप्लायंसेस को वो अप्रोच करेगा। बट अगर उसका इतना जो उपज है वो खाने भर का ही नहीं हो पा रहा है तो बाकी दुनियादारी के बारे में वो क्या सोचेगा। तो आइए हम यहाँ पे उन कोशिशों को भी एक एक करके देखेंगे और साथ ही साथ क्या हो सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो हमारे लिए पहला जो स्टेप था वो ग्रीन रेवोल्यूशन का हम मानते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वो समय की बात हो रही है जब हमारा देश एक PL 480 पे डिपेंडेंट हुआ करता था, अमेरिका से मंगाए गए गेहूं को, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ करता था, बट हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। और उसी की वजह से अमेरिका हम पे जब कोशिश करता था कि हमको जो है हमारी एक्टिविटीज को वहीं से कंट्रोल कर पाए, क्योंकि अगर वो चाहेगा कि अगर हमारे मुताबिक काम नहीं करोगे तो हम आपका ये सप्लाई रोक देंगे। तो सोचिए क्या स्थिति थी। लेकिन उसके बाद हमारे जो MS स्वामीनाथन जी की, मतलब आप उनको ट्रिब्यूट दीजिए, उनको नमस्कार कीजिए कि उनकी वजह से, और हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उन्होंने ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको पॉसिबल बनाया। इसके तहत जो कुछ सर्टेन एरिया जैसे आपका वेस्टर्न यूपी हो गया, झारखंड हो, वेस्टर्न झारखंड सॉरी, हरियाणा की बात करें, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। इसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत हमारे जो क्रॉप वेराइटीज हैं उसको थोड़ा सा हमने अच्छी क्वालिटी सेलेक्ट की, हाई यील्डिंग वैरायटी सेलेक्ट की, इरिगेशन पे एक्स्ट्रा फोकस किया, और उसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर है उसको भी बढ़िया लेवल पे यूज किया, जिससे क्या हो सके, जिससे प्रोडक्शन पर हेक्टेयर वो बढ़ सके। और हुआ भी ऐसा, हम सेल्फ रिलायंट तो हुए ही, और साथ ही साथ हम इतना भी प्रोड्यूस कर पाए कि हम बाकी जगहों पे उसको एक्सपोर्ट या जो है वहां फूड ग्रेन्स को पहुंचाने लगे। उसके बाद बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन की। व्हाइट रेवोल्यूशन में हमारे पास जो मिल्क प्रोडक्शन है
उसमें इंडिया एकदम सेल्फ रिलायंस केपेबल ऐसा हुआ कि दूध का जो उत्पाद है वो बहुत हद तक बढ़ पाया। आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जब बात या कोऑपरेटिव सेक्टर की करेंगे तो वहां पे अमूल का एग्जांपल बहुत बड़ा निकल के आता है। अमूल को बनाने के लिए बहुत सारे किसान एक साथ आए जो अपना वो जो मिल्क जो उनका जितना वो लोग दूध उत्पादन कर पाते थे उसको उन्होंने पूल किया, आपस में सारे किसानों ने मिल के काम किया और एक अमूल नाम का इनिशिएटिव वहां से निकल के आया। उसी सब दौरान की बात है। व्हाइट रेवोल्यूशन में बेसिकली बात होती कि दूध में मिल्क में कैसे अपना इंडिया कैपेबल हुआ कि अपना भी हो पाए सबके लिए और आगे भी उसको जो है वो एक्सपोर्ट या बाकी मतलब जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको भी सप्लाई किया जा सके। फिर बात करते हैं इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। आप क्रॉप यील्ड्स को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो? तो सबसे पहली बात है जो हमने पहले बात किया है कि बढ़िया वैरायटी सेलेक्ट कीजिए। जो आप सीड्स की बढ़िया वैरायटी सेलेक्ट, और बढ़िया वैरायटी से मेरा मतलब है कि वो क्या होना चाहिए। जैसे पहली बात तो उनका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए, जिससे आप जो पर हेक्टेयर है उस प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। दूसरी बात वो ऐसा होना चाहिए कि वो डिफरेंट सिचुएशंस को विदस्टैंड कर सके। कभी पानी नहीं मिल रहा है या कभी एक्सेस हो गया या कभी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस है, बायोटिक या एबायोटिक, सारे फैक्टर्स को वो विदस्टैंड कर सके। फिर उसके साथ साथ उनकी हाइट और जो ब्रांचिंग है वो भी बढ़िया रहे ताकि अच्छे से क्या हो सके वो अपना जो फर्दर डेवलपमेंट है वो कर सके। दूसरी बात है फिर उसमें हमने फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की बात की। फर्टिलाइजर और मैन्योर भी हम उसमें डालते हैं। फर्टिलाइजर आपका केमिकल होता है और मैन्योर्स आपका जो है वो नेचुरल होता है। मैन्योर्स आपके एक सॉइल के टेक्सचर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और फर्टिलाइजर्स जो है वो प्रोडक्शन को ही इंक्रीज कर देते हैं। फर्टिलाइजर्स केमिकल होते हैं तो उनके कुछ हानिकारक वो भी हैं, लेकिन जो मैन्योर्स है, मैन्योर्स उतना ज्यादा फर्टिलाइज तो नहीं करते क्रॉप को। मैन्योर्स इतना ज्यादा आपको जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा के नहीं देंगे, बट जो कुछ रहेगा सब कुछ नेचुरल रहेगा और वो उसका कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं आएगा आपके फील्ड पे। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन के इन टेक्निक्स को, मैन्योर फर्टिलाइजर्स को यूज करने के बाद एक तीसरा होता है प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप करना है आपको। प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि भाई देखिए आपके फील्ड को केवल और केवल एक चीज से खतरा नहीं है कि आपने उसको बढ़िया सिंचाई दे दी, बढ़िया खाद दे दिया तो सब कुछ ठीक रहेगा। नहीं, वहां पे वीड्स भी आ सकते हैं। वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो आपके डिजायर्ड क्रॉप का न्यूट्रिशन खींचते हैं। ऐसे पौधे हैं जिनको आप बाद में फसल के साथ नहीं काटना चाहोगे, लेकिन वो रहेंगे तो फसल से ही वो न्यूट्रिशन पोषण लेंगे। न्यूट्रिशन में भी आपके देखिए प्लांट जैसे हम लोग को विटामिन और मिनरल चाहिए, वैसे ही कुछ एलिमेंट्स हैं वो प्लांट्स को भी चाहिए, जिसमें आपके दो आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके आते हैं जो आपका जैसे हो गया नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। और माइक्रो में आ जाएंगे आपका जैसे मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें तो चाहिए चाहिए, बट जिनसे आपको बचाना है, जिनसे आपको क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, वो है पहली बात वीड्स। तो वीडीसाइड वगैरह यूज करके आपको अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना है। दूसरी बात है इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी प्लांट्स को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। कुछ रूट्स को काटने लगते हैं, कुछ उसके स्टेम में डैमेजिंग करते हैं, कुछ सेल कैलिसिस को खींचने लगते हैं। तो ये सारी दिक्कतों के लिए हमें इंसेक्टिसाइड वगैरह का भी उपयोग करना है, जिससे कीटनाशक आप बोलते हैं, जिससे आपको इंसेक्ट फ्री आप फील्ड को मतलब बना सकते हैं, जिससे आपका क्रॉप है वो बढ़िया डेवलप करेगा। उसके बाद कुछ डिजीजेस भी हो सकते हैं, जो जैसे पैथोजेंस होते हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब आपके प्लांट्स को भी लग सकते हैं, ये सब आपके फील्ड में भी लग सकते हैं। तो इनसे भी आपको अपने क्रॉप को बचाना है। फिर आ जाती है बात क्रॉप सीजन की। देखिए हमारे यहाँ पे सीजन्स हैं, तो आप ऐसा सोचें अगर कि हम चावल हमको बहुत पसंद है तो हम पूरा सीजन चावल उगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि चावल एक ऐसा फसल है जिसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। और इंडिया में थ्रू आउट द ईयर बारिश आप केवल मौसिनराम और चेरापूंजी में पाते हो, हर जगह ऐसी खुशनसीबी नहीं है। खुशनसीबी बदनसीबी वो उनसे पूछना जाके, बट हम जानते हैं कि बारिश हर जगह हमेशा नहीं होती है। तो जब हर जगह हमेशा बारिश नहीं होती है तो हमेशा आप चावल तो उगा नहीं सकोगे। तो सीजन जैसा होता है वैसे आपको क्रॉपिंग भी करनी पड़ती है। जैसे ये जो खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन मोस्टली आपका रेनी सीजन को बोला जाता है, जिसमें आपका पैडी हो गया, सोयाबीन हो गया, या जो आपका ग्रीन ग्राम वगैरह हो गया, ये सब आप उगाते हो, जिससे क्या है रेनी सीजन को, इसको जो रेनी सीजन का क्रॉप है जो आप मोस्टली ये पैडी वगैरह के लिए जाना जाता है। फिर आता है आपका राबी सीजन।
राबी सीजन विंटर वाले क्रॉप्स को बुलाता है। ये मॉनसून क्रॉप है खरीफ वाला, और ये विंटर क्रॉप है। इसमें आपका जैसे वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी विंटर में मतलब होती हैं। इनको एक मिनिमम जो होता है ना वनलाइजेशन का पीरियड चाहिए, कुछ समय जो ठंडी में शीत पड़ती है, ओस पड़ती है, पहली सिंचाई के बाद अगर शीत और ओस मिल जाती है तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है, अगर ना मिले तो फसल कमजोर रह जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, क्रॉप सीजन्स हैं। हम इन सीजन्स के हिसाब से ही कल्टीवेशन करते हैं। और एक जायद क्रॉप भी होता है जो आपका राबी के बाद होता है, उसमें मोस्टली हॉर्टिकल्चर के प्रैक्टिसेस आप करते हैं। फिर क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में क्या कर सकते हो आप, जैसे क्रॉप की वैरायटी अगर आपको इंप्रूव करना है तो वहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे दो ऐसे आप क्रॉप्स को उठाओ, उनके डिजायर्ड ट्रेड्स को आप जेनेटिकली देखिए, यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे गुण दो पौधों के आपको एक में मिला देने हैं। जैसे किसी का जो डीला है वो बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी की ब्रांचिंग होती है, किसी की नहीं होती है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, कई बार जेनेटिकली मॉडिफाइड करके प्लांट्स को ड्रॉट रेजिलिएंट बना दिया जाता है, जिससे कम पानी में भी वो अच्छे से उग पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ होती है, ये प्रॉपर्टी आपके जो राजस्थान वगैरह साइड में पाए जाने वाले क्रॉप्स हैं, जैसे ज्वार बाजरा ये सब हुआ, तो उनमें होती है। अब उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक आप डाल दो तो शायद आपका क्रॉप जो है वो ड्रॉट रेजिलिएंट हो जाएगा। तो इससे क्या है, क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव कर जा सकते हैं। और क्रॉप का प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट करने के लिए तो हमने आपको पहले ही बताया था, प्रोडक्शन आपको इंप्रूव करना है तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ेगा। मैन्योर्स आप घर पे भी बना सकते हैं। मैन्योर्स आपके जैसे कंपोस्ट में बनते हैं, घरेलू कचरा हुआ, गाय का गोबर हुआ, गौमूत्र हुआ, ये सारी चीजें जो हैं ये आप उसमें डालते जाओ। एक वर्मी कंपोस्ट भी होता है। वर्मी कंपोस्ट में आप क्या करते हैं, उसमें बाहर से आप अर्थवॉर्म्स को डालते हैं जो सॉइल को बढ़िया तरीके से फर्टिलाइज कर देते हैं, उसको ह्यूमस रिच बना देते हैं। फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमने आपको बताया था कि दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स को जो चाहिए होते हैं, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो हमने उसके एग्जांपल्स भी लिए थे कि माइक्रो में कौन कौन से आते हैं और मैक्रो में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप क्या जाएंगे, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। और माइक्रो में कौन से आ जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको मिलेंगे जो आयरन है, मतलब फेरस, कॉपर है, जिंक है, मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है या बोरॉन है, ये सारी चीजें आपकी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आती हैं। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन मतलब सिंचाई, जो वन ऑफ द मोस्ट जो है डिजायर्ड प्रैक्टिस है फॉर एग्रीकल्चर। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में लगभग ज्यादातर खेती रेन पे होती है। बारिश हुई तो खेती बहुत मस्त होगी, बारिश नहीं हुई तो खेती गड़बड़ हो जाएगी, फसल आपकी खराब हो जाएगी। सोचिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग देखिए बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जिनका पानी बस बहता हुआ समुद्र में चला जाता है। हम अगर चाहें तो लिफ्ट योजना वगैरह लगा सकते हैं, उस पर लिफ्ट मतलब एक पंप लगा सकते हैं जो नदी के पानी को डायरेक्ट खींच के आपके खेत में पहुंचाएगा। ये सारी चीजों की डेवलपमेंट हम धीरे धीरे करें। इरिगेशन फैसिलिटी हमारी अभी तक बहुत हद तक भगवान भरोसे ही है। इरिगेशन के हिसाब से देखा जाए तो जैसे डगवेल हो गया, बोरवेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, ये सारी चीजें आपको जो इरिगेशन की मतलब फैसिलिटी को प्रोवाइड करती हैं। जो डगवेल वगैरह उसमें बैल वगैरह का इस्तेमाल करते थे, ये पहले का होता था। ट्यूबवेल आज इस्तेमाल करते हैं हम। इसके अलावा स्प्रिंकलर्स का यूज कर सकते हैं आप। स्प्रिंकलर्स माने आपको जैसे खेत कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, तो पानी अगर आप ऐसे आंख मूंद के भरते जाओगे तो जहां पे नीचा नीचा है वहां पे ज्यादा पानी भर जाएगा, जहां ऊंचास है वहां पानी जाएगा नहीं। तो उस जगह पे आप अगर आप स्प्रिंकलर यूज करें तो पानी एफिशिएंटली सारे क्रॉप्स को मतलब इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा है आप ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको पानी की कमी है वहां बूंद बूंद सिंचाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पानी कम पानी में भी आप डायरेक्ट रूट्स पे पानी पहुंचा सकते हो। इसको ड्रिप इरिगेशन के तहत आप जानते हो। इसके अलावा आप कैनाल इरिगेशन कर सकते हो। कैनाल इरिगेशन में आप नहर से आप सिंचाई कर सकते हो। लिफ्ट योजना के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। रिवर लिफ्ट वगैरह बनता है जहां से नदी का पानी पंप के जरिए आप पहुंचाते हो खेतों में। फिर क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न में आपके जैसे एक हो गया मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होगा, जैसे आप गेहूं के साथ आप मस्टर्ड जो लाही होती है वो लगा सकते हो खेत में। इससे क्या होगा, आप एक ही खेत में एक ही फसल के साथ दो दो आपको पल्सेस भी मिल गई और आपका सीरियल्स भी मिल गया। सीरियल में आपका वीट हो गया, पल्सेस में आपका जो मस्टर्ड है।
फिर एक होता है इंटरक्रॉपिंग, जिसमें आप रोज में खेती करते, मतलब 2 रो आपने कुछ और की लगा दी, इधर 2 रो किसी और पौधे की, तो ये क्या है, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है। फिर एक होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं हम, देखिए अगर आप एक तरीके की क्रॉप को बार बार कल्टीवेट करोगे तो वो एक ही तरीका का न्यूट्रिशन खींच खींच के सॉइल को कमजोर कर देगा। ज्यादातर चीजें जो है सॉइल की, वो उसी तरीके की क्रॉप को सप्लाई होती रहेंगी, और फाइनली रिजल्ट में क्या होगा कि वो जो मिनरल है, पर्टिकुलर मिनरल जो उस क्रॉप को चाहिए, एक समय बाद वो खत्म होने जैसा लग जाएगा, तो वो सॉइल क्या कर देगा, सॉइल को इनफर्टाइल कर देगा। लेकिन अगर आप क्रॉप को रोटेट करते रहते हो, धान के बाद गेहूं उगा रहे हो, तो उससे क्या, धान और गेहूं को क्या एक जैसी चीजें चाहिए, नहीं चाहिए। अलग अलग सीजन को इस्तेमाल करते हुए अगर हम अलग अलग क्रॉप को बदल बदल के उगाते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होती है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो रिप्लेनिश होती है। तो इससे आपका एडवांटेज ये है कि आपका सॉइल जो है वो बैरन होने से बच जाता है। तो यहाँ पे हम एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन देख लिए। अब हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। देखिए बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जो उनकी इनकम को जो बढ़ा देता है, इनकम को उनको सप्लीमेंट कर देता है। कैसे, आप खाना पीना खाओ, बाद में 2-4 पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन वगैरह की गोली ले लो, तो उससे आपकी हेल्थ और एक्टिव हो जाएगी। तो यही क्या करता है, एनिमल हस्बेंड्री आपको सप्लीमेंट करता है, जिससे आप अपनी जो फसल की उत्पाद से आप पैसा कमा रहे हो, उसके अलावा भी आपको पैसा मिल रहा है। तो इसके तहत आप देखिए, जो कैटल फार्मिंग की बात करें, आप गोट, शीप, इन सब की रियरिंग कर सकते हैं, पोल्ट्री इस्तेमाल कर सकते हैं। पोल्ट्री में आप जानते ही हैं कि आप दो दो तरीके के जो है चिकन्स को आप रेस करते हैं। पहला है जो मीट के लिए चाहिए, दूसरा जो अंडे के लिए चाहिए। जैसे ब्रॉयलर्स और लेयर्स, क्या क्या होते हैं, ब्रॉयलर्स और लेयर्स। ब्रॉयलर्स का काम क्या होता है, ब्रॉयलर्स आपके चिकन मतलब मीट सप्लाई करते हैं। ये ऐसी वैरायटी है जो लगभग 2 महीने में तैयार हो जाती है। तो दूसरा लेयर्स क्या है, लेयर्स जो होते हैं वो अंडे देने का काम करते हैं, वो आपको एग सप्लाई करते हैं। हमने इनको कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह दिया है, जिससे इनकी ग्रोथ भी और अच्छी हो जाती है। ये मरते मतलब जल्दी नहीं होना, इनमें अगर किसी को तकलीफ हुई तो एक बार मरना चालू हो तो सारे खत्म हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं फिश प्रोडक्शन की। फिश प्रोडक्शन भी हमारा एक प्रैक्टिस है जो हम लोग यहाँ इंडिया में एक्सटेंसिवली करते हैं। हमारे इंडिया के पास अच्छी खासी कोस्ट लाइन है, तो फिशिंग भी 2 तरीके की होती है, एक कैप्चर फिशिंग होती है, एक कल्चर फिशिंग होती है। कैप्चर फिशिंग में क्या करते हैं, हम मछली का वो जाल लेके पहुंच जाएंगे, बस मछलियों को नेचुरली पकड़ेंगे, जहां पे जैसे नदी में या समुद्र के किनारे हमने उन मछलियों को सिर्फ पकड़ना है। और कल्चर फिशिंग में क्या होता है, कल्चर फिशिंग में हम मछलियों को पालते हैं। पहले हम उनके बच्चों को छोड़ेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, उनसे हम बाकी, जैसे मानसून में, जनरली मानसून में क्या होता है, मछलियां अंडे देती हैं और वही विंटर्स में डेवलप करती हैं, और अगले साल तक वो अच्छे खासे मतलब हैचलिंग्स में तैयार होकर बाद में बड़ी मछलियां बन जाती हैं। तो हम क्या है, कल्चर फिशिंग में मछलियों को पालते हैं पहले, उसके बाद उसकी रियरिंग करते हैं। और कैप्चर फिशिंग में डायरेक्ट हम पकड़ लेते हैं जाल डाल के। तो 2 टाइप की फिशिंग होती है, मरीन फिशिंग और इनलैंड फिशिंग। मरीन फिशिंग आप जानते ही हैं, मरीन संबंधित है ओशन से, तो कोस्ट लाइंस पे आपके जो मछुआरे होते हैं नाव लेके निकलते हैं, वहां से मछलियां पकड़ के लाते हैं, वो मरीन फिशिंग में आता है। और दूसरा है आपका इनलैंड फिशिंग, जैसे पॉन्ड्स वगैरह में, लेक्स वगैरह में जो आप फिशिंग करते हो, उसको बोलते हैं इनलैंड फिशिंग। अच्छा, कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर में हमने बताया ना आपको कि बस वही कैप्चर और क्या कहते हैं, कल्चर, जिसमें हमने फिशेस की वैरायटीज को क्या किया है, जैसे 3 स्टेप में होता है। हम एक ही पॉन्ड में 3 टाइप की फिशेस को डाल सकते हैं। कुछ ऐसी फिशेस जो सरफेस के टॉप सरफेस पे रहती हैं, कुछ ऐसी फिशेस जो मिडिल में रहती हैं, और कुछ ऐसी जो बॉटम, जैसे कटला आपकी टॉप में रहनी चाहती है। अगर आप कटला और रोहू या मृगला डालोगे तो ये क्या है, आपका रेस्पेक्टिवली टॉप, मिडिल और बॉटम में रहती है। फिर आ जाती बात बी कीपिंग की। बी कीपिंग को हम बहुत एक मतलब, अगर नॉर्मल आदमी मधुमक्खी के बारे में सोचे तो कहेंगे छेद देगा, ये कर देगा, बट नहीं, इसकी भी अच्छी खासी जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसको हम एपीकल्चर बोलते हैं। बी कीपिंग को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। एपीकल्चर आपके एपिस इंडिका से निकल के आया है, जो
इंडियन बी है, उसका साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका, इंडियन बी। तो इसमें क्या करते हैं, हम हनी बीज को रियर करते हैं। एपियरी बनाना का मतलब जैसे मधुमक्खियों को आप ऐसा एनवायरनमेंट दो जहां पे उनको अच्छे से नेक्टर वगैरह मिल जाए, फ्लावर्स वगैरह जहां पे रहें, उनके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट हो। दूसरा है हनी। हाँ देखिए, जब वो वहां से जब अपने जो छत्ता है, बीहाइव जिसको बोलते हैं, वहां पे रहती हैं, तो इधर उधर के फ्लावर्स से वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं और उसी बी मतलब हाइव में काम करके वो हनी बनाने का काम करती हैं। हनी एक अच्छा स्वीटनिंग एजेंट है, उससे आप एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट भी रिसीव करते हो, और आप ऐसा कर सकते हो कि आप उसको जो है मतलब मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हो। फिर पास्चुरेज क्या होता है? पास्चुरेज मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट उनके लिए हमने आर्टिफिशियली कन्वर्ट मतलब कल्चर करना है। जैसे फ्लावर्स वगैरह उनको चाहिए, तो आप आर्टिफिशियली एक गार्डन टाइप का बनाओ जहां पे आप डिजायर्ड फ्लावर्स को लगा दो। जैसे आलमंड वाला होता है ना कश्मीर का, उसका हनी तो फेमस है। जैसे ही आप क्या करो, पास्चरेज उनके लिए तैयार करो जहां से वो भाई बीस आपकी पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं, पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं। जैसे कि वो एंथर और फिलामेंट से मतलब पॉलन ग्रेन्स को उठा के वो स्टिग्मा पे ले जाके डालने का भी काम करती है, क्योंकि जब वो एक नेक्टर के लिए फ्लावर पे बैठती हैं तो एंथर से उनके पैरों में पॉलन ग्रेन चिपक जाता है। फिर वो उड़ के जब जाएंगे स्टिग्मा पे बैठेंगे तो वहां से क्या होगा, पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमने इस चैप्टर के लिए देख ली। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और हमारे इन प्रयासों को आप लगातार प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।